जय हिंद सभी को। आइए 64 की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज 64 की क्लास में बात होती है मौर्य साम्राज्य। ये मौर्य साम्राज्य आज की स्पेशल क्लास है, इस परीक्षा विशेषांक पर डिपेंड है। आज की पूरी जो क्लास होगी परीक्षा स्पेशल है, जो भी आपका एग्जाम स्पेशल पर्पज को ध्यान में रखकर ये मौर्य साम्राज्य से जो भी पॉइंट है जो आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ पॉइंट जो आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने, तो उनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आप मान लीजिए मौर्य साम्राज्य एक नजर में आप पूरा मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जो शासक हुए हैं, इन शासक के बारे में एक नजर में आप पॉइंट वाइज पॉइंट आपको डिस्कस किया जाएगा और पॉइंट वाइज पॉइंट और उनको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि वो पॉइंट मैं बता दूंगा परीक्षा में पूछे गए और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। ये पॉइंट पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो उस पर हाईलाइट किया गया है। तो बात करें मौर्य साम्राज्य, मगध पे मौर्य साम्राज्य। एक पॉइंट यहाँ पे, मगध पे मौर्य साम्राज्य आने से पहले मगध पर नंदवंश का शासन था, नंदवंश का शासन था। और मगध पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना मौर्य डायनेस्टी या मगध पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य साम्राज्य की स्थापना की मगध पे की। इसके पहले किस वंश का शासन था? नंदवंश का शासन था। अंतिम शासक कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसको धनानंद या घनानंद के नाम से जानते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे शासन किया। अब मौर्य साम्राज्य मगध पे स्थापित हो गया। कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब इसमें मौर्य साम्राज्य के शासक कौन कौन से हुए? देखो, पहले तो शासक की बात कर ले। मौर्य वंश के जो शासक हुए, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद संप्रति, संप्रति के बाद दशरथ और अंतिम शासक बृहद्रथ। तो पॉइंट पूछा जाता है, सिंगल वन लाइन में पूछा जाता है क्वेश्चन कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद पॉइंट से हाईलाइट होगा एग्जाम पॉइंट से, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक कौन था? प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारतीय ऐतिहासिक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना भी करने वाला कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो तीन तरह से पॉइंट है, तीनों किस तरीके से पूछे जाए ये एग्जाम पे डिपेंड करता है, एग्जामिनर पे डिपेंड होता है। और तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था, दूसरा पॉइंट। तीसरा, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था, क्योंकि जो इसका साम्राज्य था, इसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर, हिमालय को से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक। इसके बाद पूर्व में इधर आपका क्या कहते हैं, बंगाल, जहाँ बंगाल में इसके शासन की जानकारी बंगाल में महास्थान नाम के अभिलेख से मिलती है। और इसके बाद इधर पश्चिम में आपका ये ईरान तक, फारस तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया और उसको पराजित किया, संधि समझौता हुआ तो इस तरह उसका पश्चिम में भी साम्राज्य हो गया था। तो इस तरह अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद यूनानी लेखकों ने जस्टिन ने, स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त इसको सेंड्रोकोर्स कहा है, प्लूटार्क ने एंड्रोकोर्स कहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, किसने सेंड्रोकोर्स कहा है? जस्टिन ने कहा है। किसने एंड्रोकोर्स कहा है? प्लूटार्क ने कहा है। और किसने? विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोर्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। किसने की? बहुत पूछा जाता है पॉइंट, ये है आपका हाईलाइट, एग्जाम पॉइंट हाईलाइट होगा कि विलियम सेंड्रोकोर्स की पहचान किसने की है चंद्रगुप्त मौर्य की? विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोर्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। इसके बाद अब ये मौर्य कहाँ के थे, थोड़ा सा ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वैशल कुल का, निम्न कुल का बताया है। किसमें बताया गया? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में। जैन ग्रंथ परशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मौर्यों को पालने वाले समुदाय के मुखिया की बेटी का पुत्र बताया है। इसके बाद महापरिनिर्वाण सूत्र में मौर्य क्षत्रिय थे और इनको बताया कि ये पिपली वन में शासन करते थे। जो रूमिनदेही और नेपाल के तराई में स्थित रूमिनदेही और कसिया के बीच का जो क्षेत्र था वो पिपली वन था। उस क्षेत्र में ये मौर्य निवास करते थे। और वहाँ पे उनका मोरों का पालन पोषण होता था, मोरों का, और उसकी मुखिया का बेटी का पुत्र था, जिसके कारण मोरी थे। मोरी से ये मौर्य हो गए, मोरी से ये मौर्य कहलाए।
इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, चाणक्य के उपनाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इसके बाद अपने गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या करके मगध पे मौर्य वंश की स्थापना की, और घनानंद की पुत्री दुर्धरा थी जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। और अंतिम नंद शासक घनानंद को मारने में अब किसकी सहायता, गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को मारा था, लेकिन उसमें और कश्मीर के शासक प्रवर्तक ने भी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। कश्मीर के शासक प्रवर्तक ने गुरु के साथ, गुरु चाणक्य के साथ साथ कश्मीर का एक शासक था प्रवर्तक, इसने भी चंद्रगुप्त की मदद की थी। इसके बाद दुर्धरा से और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह किया। इसके बाद राजधानी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। राजकीय चिन्ह मयूर था, भाषा पाली थी, और चाणक्य जो इसके गुरु थे चाणक्य को उपनाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त, और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ पुस्तक की रचना की। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। अर्थशास्त्र जो है ये इकोनॉमिक वाला नहीं है, ये अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के लोक प्रशासन और राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालने वाला वो अर्थशास्त्र है। इसके बाद 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होता है, सेल्यूकस पराजित होता है, और दोनों में संधि समझौता होता है। और संधि समझौता के तहत सेल्यूकस अपनी पुत्री कार्नेलिया, जिसको हेलेना भी का नाम दिया है, इससे विवाह होता है, और उपहार स्वरूप काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान 4 ये प्रदेश हैं, ये उपहार स्वरूप मिलते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप देते हैं। इसके बाद यूनानी, इसके बाद सेल्यूकस ने अपने इसमें यूनानी इसके दरबार में मेगस्थनीज था, उसको राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं, और इसमें मेगस्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक को लिखता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मानुयायी था, जैन मत को मानने वाला था, और इसके जैन धर्म के गुरु थे भद्रबाहु, इससे संबंध अच्छे थे, और भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन का त्याग करके राज सिंहासन का त्याग करके भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला मैसूर चला जाता है, और वहां जैन उसमें परंपरा के अनुसार उपवास द्वारा प्राणों का त्याग करता है, जिसको जैन ग्रंथों में संलेखना विधि कहा गया, जैन ग्रंथों में संलेखना विधि कहा गया। और इस श्रवणबेलगोला मैसूर में एक गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति है, जिसको बाहुबली की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ स्थित है, श्रवणबेलगोला मैसूर, उत्तरी कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद अगला शासक इसका पुत्र होता है बिंदुसार। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन करता है, और बिंदुसार का जो जन्म होता है वो एक सीजेरियन तकनीक, सर्जरी से जन्म होता है इसका होता है, और ये एक आजीवक संप्रदाय का मानने वाला था। क्योंकि बिंदुसार के राज दरबार में पिंगल वर्ष नामक एक जोशी थे इसके राज दरबार में, और ये एक आजीवक संप्रदाय से थे, और पिंगल वर्ष से बहुत प्रभावित था, और इसके अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए वो आजीवक संप्रदाय को इसने स्वीकार किया। पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धरा। इसकी बिंदुसार की 16 पत्नियां थी और 101 पुत्र थे। 16 पत्नियां थी, 101 पुत्र थे, जिसमें सुसीम सबसे बड़ा पुत्र था, दूसरा अशोक था, और सबसे छोटे पुत्र का नाम तिष्ठ था। सुसीम को इसने तक्षशिला का शासक बना रखा था, वहां का वायसराय गवर्नर बनाया था, और अशोक को अवंती का गवर्नर बनाया था। इसके बाद तक्षशिला में विद्रोह होता है, पहली बार इसमें अशोक को विद्रोह शांत करने के लिए अशोक को भेजता है, जो सफल होता है, सफलता विद्रोह को शांत करने में सफलता प्राप्त करता है। दूसरी बार फिर विद्रोह होता है तो उसमें सुसीम को भेजता है, और फिर सुसीम को वहां का मतलब शासक भी था, वायसराय बनाया जाता है। इसके बाद बिंदुसार के उपनाम देखिए, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स, जिसका संस्कृत में अमित्र घाट है, और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। और बिंदुसार को 16 महाजनपदों का, एक तिब्बती लेखक तारानाथ ने बिंदुसार को 16 महाजनपदों का विजेता बताया, क्योंकि इसने चाणक्य की सहायता से 16 महाजनपदों पर जीत हासिल की। और बिंदुसार के प्रधानमंत्री, शासन के प्रारंभ में प्रधानमंत्री चाणक्य थे, लेकिन बाद में बिंदुसार के समय प्रधानमंत्री खल्लाटक हुआ। बिंदुसार के समय बाद में प्रधानमंत्री खल्लाटक को बनाया गया था, और प्रधानमंत्री से ज्यादा बिंदुसार की मंत्री परिषद जो थी, बिंदुसार की जो मंत्री परिषद थी, सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी। इसके मंत्री परिषद में 500 सदस्य शामिल थे, 500 सदस्यों की इसकी मंत्री परिषद थी, और सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी, बिंदुसार की थी। और प्रधानमंत्री कौन था, खल्लाटक था। शासन के प्रारंभ में चाणक्य थे,
और चाणक्य की सहायता से 16 महाजनपदों पर विजय हासिल करता है, लेकिन 16 महाजनपदों पर विजय हासिल करता है, लेकिन कलिंग राज पर जीत हासिल नहीं कर पाता। कलिंग जो साम्राज्य था, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वो मौर्य साम्राज्य से बाहर था, मौर्य साम्राज्य से बाहर था, उस पर ये जीत नहीं हासिल कर पाया। उस पर जीत अशोक हासिल करता है, जब अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है। तो कलिंग मौर्य साम्राज्य से बाहर था, मौर्य साम्राज्य में नहीं था। इसके बाद इसके दरबार में राजदूत भेजे गए। सीरिया के शासक एंटियोकस ने राजदूत भेजा डाइमेकस नाम का राजदूत को भेजा था। इसके बाद मिस्र के शासक टालमी दूती ने डायनोसिस नाम के राजदूत को इसके दरबार में भेजा। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला शासक आपका अशोक आता है। अगला शासक आपका अशोक होता है। बिंदुसार के बाद अगला शासक अशोक आता है, जैसा बताया आपको। अगला शासक बिंदुसार के बाद अशोक होता है। अशोक पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी। अशोक की पत्नी देवी पहली पत्नी थी। दिव्यावधान में एक पत्नी का नाम, अशोक की एक पत्नी का नाम तिसरचिता मिलता है। इसके बाद एक नाम पत्नी का इसका आज संधि मित्रा था, जो अशोक की कहा जाता है कि अशोक की पटरानी थी। इसके बाद प्रयाग जो अभिलेख है, प्रयाग स्तंभ लेख है, जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है, उसमें एक अशोक की रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है, कारुबाकी का उल्लेख होता है, और इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इस प्रयाग या इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, और इसमें अशोक की रानी कारुबाकी का नाम उत्कीर्ण किया गया है। इसके बाद अशोक का उपनाम मास्की, गुर्जरा और उदगेलम अभिलेख में अशोक मिलता है नाम। पुराणों में इसको अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, और जूनागढ़ अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य कहा गया है। इसके बाद ब्राह्मी लिपि में देवानाम प्रिय, जो अशोक की एक राजकीय उपाधि थी, राजकीय उपाधि थी देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय किस शासक की उपाधि थी? अशोक की थी। इसकी ये राजकीय उपाधि थी, ये इसके उपनाम थे। इसके बाद अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा थी, जिसका जन्म अशोक की पहली पत्नी देवी से होता। इसके बाद इसका जो शासन का समय था 273 से 232 ईसा पूर्व तक, लेकिन जो इसका वास्तविक राज्याभिषेक हुआ 269 ईस्वी में हुआ था। 269 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। कहा जाता है, किंवदंती है कि इसने मगध के सिंहासन प्राप्त करने के लिए इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। जैसा बताया, बिंदुसार के 101 पुत्र थे। 101 में सबसे बड़ा सुसीम, दूसरे नंबर पे अशोक, सबसे छोटा तिष्ठ था। तो उसने मगध का सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की, 99 भाइयों की हत्या करके। इसलिए जो इतना जो इसके बीच का जो सिंहासन शासन के जो समय के बीच में जो राज्याभिषेक और शासन के समय के बीच का जो अंतराल है, उस अंतराल में इसने अपने भाइयों की वो जो समय था, वो अपने भाइयों के समय हत्या करने में समय लगाया। इसलिए जो समय का अंतराल है वो वहां पे था, वहां दिखाया जा रहा है कि इस बीच में इसने अपने भाइयों की हत्या की है। 4 वर्ष का जो समय अंतराल है, उस 4 वर्ष के समय अंतराल में मगध के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए ये 4 वर्ष अपने भाइयों की हत्या करता रहा, और 269 ईसा पूर्व में इसने राज्याभिषेक किया अपना। इसके बाद राज्याभिषेक हो जाने के 8वें वर्ष बाद, बताया बिंदुसार के समय कलिंग जो था मौर्य साम्राज्य से बाहर था, मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग पर भयंकर भीषण नरसंहार और भयंकर रक्तपात किया, और कलिंग पर अपना अधिकार कर लिया, कलिंग पर जीत हासिल की। लेकिन कलिंग पर हुए भीषण नरसंहार और भयंकर रक्तपात से अशोक का हृदय विचलित हुआ, परिवर्तित हुआ, और उसने जीवन पर्यंत युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली कि एक राज्य के लिए हमने इतने, मतलब कहा जाता है कि 1 लाख लोगों की इसने हत्या की और 1.5 लाख लोग को इसने बंदी बनाया था। तो इतने 1 लाख लोगों की हत्या, मतलब एक भीषण नरसंहार, भयंकर रक्तपात हुआ, जिसके कारण इसका हृदय विचलित हो गया, गर्वित हो गया, और वहां से इसने जीवन पर्यंत युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली। इसके बाद इसने फिर अशोक ने दिग्विजय की नीति जो थी इसकी दिग्विजय राजनीति जो थी उसका त्याग करके इसने धम्म नीति अपनाया। दिग्विजय की नीति या राजनीति का त्याग करके इसने धम्म नीति अपनाया। इसके बाद बौद्ध धर्म इसने स्वीकार किया। दिव्यावधान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक ने दी थी। दिव्यावधान के अनुसार बताया गया कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नाम के व्यक्ति ने दी थी। इसका लेकिन कहा जाता है कि मोगलीपुत्र के प्रभाव से, एग्जाम पॉइंट है तो मोगलीपुत्र के प्रभाव से
अशोक पूरी तरह से बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, पूरी तरह से बौद्धिक हो गया था, बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया पूरी तरह से मोगली के। और इसने फिर जियो और जीने दो की नीति अपनाई, जियो और जीने दो की नीति इसने अपनाई। और शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की, और शासन के 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी ग्राम, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद ये लुम्बिनी ग्राम गया और लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित किया, और वहां से केवल 1/8 भाग, केवल 1/8 भाग ही कर के रूप में वसूल किया वहां से। इसके बाद अशोक ने अपने जो शासनादेश थे, जो शासन के आदेश थे, उनको शिलाओं पर उत्कीर्ण किया, और भारत का पहला शासक था जिसने अपने शासनादेश को, जिसने अपने शासन के आदेशों को शिलाओं पर उत्कीर्ण कराया। ऐसा करने वाला भारत का एक पहला शासक था। और शिलालेख का, इसी कारण इसको शिलालेख का जनक कहा जाता है, इसी कारण इसको शिलालेख का जनक कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे बौद्ध धर्म स्वीकार हो, बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया, बौद्धिक हो गया, ये बौद्ध धर्म को मानने लगा। लेकिन इससे पहले अशोक शिव का उपासक था। बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया? कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और दिव्य अवदान के अनुसार इसको बौद्ध धर्म में परिवर्तित दीक्षित उपगुप्त नामक संत ने किया था। लेकिन मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव से पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म इसने स्वीकार किया और जियो और जीने दो की नीति को अपनाया। इसके बाद अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी है, जो धम्म की यहाँ पे धम्म नीति को अपनाया था, उसकी धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सूत्र से ली है, राहुलोवाद सूत्र से ली है। तो बहुत पूछा जाता है जो अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो कहाँ से ली है? राहुलोवाद सूत्र से ली है। इसके बाद अशोक प्रथम सम्राट था जिसने शस्त्र का त्याग करके बताया। अशोक प्रथम सम्राट था, अशोक यहाँ भी समझिए, अशोक प्रथम सम्राट था जिसने शस्त्र का त्याग करके धर्म का प्रचार किया। और अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अपने शासनादेशों को शिलाओं पर उत्कीर्ण किया है और अपनी जनता को क्या कहते हैं, संबोधित करने का, जो शासनादेशों को संबोधित करने का जो था, इसका जो प्रक्रिया थी वो अभिलेखों के माध्यम से, शिलाओं के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से ये शासनादेशों को उसमें उत्कीर्ण कराता था और जनता को अपने संबोधित करता था। तो इस प्रकार शिलालेख का जनक भी कौन था? अशोक को कहा जाता है। शिलालेख का जनक भी अशोक को कहा जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, क्या कहते हैं, जिसने अस्त्र शस्त्र का त्याग करके धर्म का प्रचार किया और भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। भारत के बाहर बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म के रूप में, विश्व का पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला शासक कौन था? अशोक था। बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर लेकर गया था कौन? अशोक। बौद्ध धर्म को विश्व स्तर में पहचान दिलाने वाला शासक था अशोक। और इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका में प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। श्रीलंका में इसने प्रचार प्रसार कराया। इसके बाद यवन राज्य में, यवन प्रदेश में, यूनान में, जिसको यूनान कहा जाता है, यूनान में महारक्षित को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और कश्मीर और गंधार प्रदेश में मज्जांतिक को भेजा था। इसके बाद राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में इसने धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की। बहुत पूछा जाता है, धम्म महामात्र की जो अधिकारी की नियुक्ति हुई थी अशोक ने कब की थी? अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष बाद। और इसने 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया। 84,000 बौद्ध स्तूप का अशोक ने निर्माण कराया था। इसके बाद बताया कि ये अभिलेख जारी करने वाला पहला शासक था और अपने प्रजा को संबोधित करने के लिए इसने अभिलेखों का सहारा लिया है और अपने शासनादेशों को अभिलेख और शिलाओं पर उत्कीर्ण कराता था। तो इसके बाद जो इसके अभिलेख थे वो अधिकांश या ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। इसके बाद लेकिन इसको याद रखिएगा, सहबाजगढ़ी और मानसेरा जो अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में थे। सहबाज और मानसेरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में थे। इसका तक्षशिला और लगमान काबुल में अरमाइक लिपि में थे। और इसको एग्जाम पॉइंट से बहुत हाईलाइट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरेकुना अभिलेख द्विभाषी अभिलेख था, इसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया। सरेकुना अभिलेख जो कि कंधार प्रदेश में था, ये द्विभाषी, 2 भाषा का प्रयोग किया गया था, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि में लिखा गया था। इसके बाद अभिलेख की, अशोक के जो अभिलेख थे उसकी खोज टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में की थी। और सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। अशोक के जो अभिलेख थे, ये जो आपके जो अशोक ने अभिलेख में आपके 14 इसके क्या कहते हैं, दीर्घ अभिलेख शिलालेख थे, 7 स्तंभ लेख थे, गुहा लेख थे, जो इसमें शासनादेश जो उत्कीर्ण होता था, जो भी ये
धम्म नीति, शासन नीति, जो भी उत्कीर्ण कराता था अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए, उस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास, सर्वप्रथम सफलता किसने पाई? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। और इसके 14 शिलालेख थे, 7 स्तंभ लेख थे और एक उसमें गुहालेख, कुछ गुफाओं में कुछ गुहालेख के रूप और उसमें तरीके से इसने बनाया था। और इसमें रूम जैसे कि 13वें शिलालेख आपका जो अशोक का जो 14 बताया 14 शिलालेख है, 14 शिलालेख से 13वां शिलालेख आपका कलिंग युद्ध से संबंधित, उसमें जो 13वां शिलालेख है वो कलिंग युद्ध का विवरण देता है। उसमें पूरा कलिंग विवरण के बारे में, कलिंग पर किए गए आक्रमण के बारे में पूरा विवरण उत्कीर्ण किया है। इसी तरह से रुमिनदेही जो स्तंभ लेख है, रुमिनदेही स्तंभ लेख ये नेपाल के तराई में स्थित है। रुमिनदेही स्तंभ लेख सबसे छोटा स्तंभ लेख है और ये बुद्ध के जन्म के बारे में इसमें विवरण उत्कीर्ण है। और इसमें एक बहुत इसमें संत कनक मुनि के बारे में कुछ विवरण दिया गया है। और ये जो अशोक के जो सभी अभिलेख थे, सारे अभिलेख बताया क्या करते किया था इसने? शासनादेश, मतलब अपने शासन के आदेशों को, मतलब एक तरह से प्रशासनिक थे। इसके जो सभी अभिलेख थे वो राजनीतिक और प्रशासनिक आदेशों पर था, मतलब शासन का आदेश देना तो प्रशासन से संबंधित था। शासन का आदेश तो शासनिक हुए ना, शासन का आदेश उस पर प्रशासनिक हुए। तो जो इसके अभिलेख थे वो प्रशासनिक अभिलेख थे, सभी प्रशासनिक अभिलेख थे। जब लेकिन रुमिनदेही जो स्तंभ लेख था, ये इसका विषय जो था आर्थिक था। इस पर जो विषय जो इस पर विवरण दिया गया, जो उत्कीर्ण किया गया वो आर्थिक था, इसका विषय आर्थिक था। बाकी सभी अभिलेखों का जो विषय था शासनादेश थे, मतलब वो प्रशासनिक विवरण था, उसमें प्रशासनिक विषय था। लेकिन रुमिनदेही जो स्तंभ लेख है ये सबसे छोटा स्तंभ लेख था और इसका विषय आर्थिक था। और बताया बौद्ध बुद्ध के जन्म से संबंधित इसमें विवरण उत्कीर्ण है। और बौद्ध संत एक कनक मुनि थे, उनके बारे में भी इसमें विवरण दिया गया है स्तंभ लेख में, इसमें रुमिनदेही स्तंभ लेख में। इसके बाद अगला शासक अशोक के बाद अगला शासक कुणाल होता है, कुणाल के बाद संप्रति, संप्रति के बाद दशरथ, दशरथ के बाद बृहद्रथ, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है। तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक का, जो कि मौर्य साम्राज्य का। इसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद ये अशोक, अशोक सबसे मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था और बहुत वो क्या कहते हैं महत्व रखता था, क्योंकि इसने एक दिग्विजय की नीति, राजनीति को और राज्य को जीतने की नीति का त्याग करके इसने क्या किया था? धम्म नीति को अपनाया था, जिसके कारण इतिहास में इसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। और इसने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया, सारनाथ का इसमें सारनाथ का निर्माण स्तंभ जो है वो इसका इसने अशोक ने निर्माण करवाया था। सारनाथ का जो और इस पे अशोक चिन्ह है, जो उसमें सिंह का जो आकृति है उसका निर्माण सब अशोक ने कराया था। तो ये थे आपके अशोक।